नमस्कार दोस्तों, वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता है एएनजी लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम पे। दोस्तों, आज हम यहाँ आपका स्वागत करते हैं संविधान की समझ सशक्त भारत की ओर व्याख्यानमाला के पहले अध्याय संविधान एक परिचय में। इसके आगे पढ़ने के पहले एक बार फिर से मैं अपने उस परम उद्देश्य की चर्चा करना चाहूँगा जिस उद्देश्य के लिए इस वीडियो मेकिंग सीरीज का एएनजी लॉ एसोसिएट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेकर आया है। एएनजी लॉ एसोसिएट्स ब्रेन चाइल्ड ऑफ एडवोकेट गौरव गौतम एंड वॉइस फॉर न्यू इंडिया हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद committed and devoted toward the creation of an empowered society through legal awareness. We believe that proper legal knowledge, proper legal awareness will help out in creating an empowered society. This is our motto. Let us move further. 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत, 11 सेशंस और हिंदुस्तान के सारे टॉप ब्रेन्स, सोशल माइंडेड लोगों का जमावड़ा और 64 लाख रुपए का खर्च, तब जाके बना वो संविधान, हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने वी द पीपुल ऑफ इंडिया की भावना के साथ एक नए आज़ाद भारत देश को, जिसके पास धार्मिक, जाति, क्षेत्र, भाषा की इतनी विविधता थी, उसके बावजूद भी भारत को एक माले से भिन्न भिन्न मोतियों को बांध के भारत रूपी माला का निर्माण किया। आज 70 साल से भी ज़्यादा समय से अगर हम सशक्त रूप से, एकजुट रूप से, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हुए मील का पत्थर क्रॉस करते जा रहे हैं एक देश के रूप में, तो संविधान इसमें एक परम उपयोगी और वो पिलर है, वो फाउंडेशन है जिस पर हमारा देश टिका हुआ है। दोस्तों, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व होने में। तो अगर हम ब्रिटिश साइड का इम्पैक्ट देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो एक दौर था रेगुलेटिंग एक्ट का, उससे धीरे धीरे मूव करते हुए क्रिप्स मिशन 1942 लगभग भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पूरी तरह से रिफॉर्म करने जा रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के कारण यह न कर सका और बाद में कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने वर्तमान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अवधारणा को स्वरूप देने के लिए सारी व्यवस्था दी, और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई और उसने 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद 114 दिन तक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बहस और निष्कर्ष के लिए रखा और 26 नवंबर 1949 को हमारा वी एडॉप्ट इन एक्ट ऑन गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाली अवधारणा आई। और बाद में जब हमने 26 जनवरी को अपने गणराज्य के रूप में चुना, तब हम 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को पूर्ण रूपेण अंगीकार और विथ इफेक्ट एंड ऑपरेशन लाए, और वहीं से भारत गणराज्य की शुरुआत होती है और संविधान के व्यापक और पूरे स्वरूप का भारत में लागू हो जाना होता है। जुलाई और अगस्त में के महीने 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होता है। उसके पहले भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1934 में एम.एन. रॉय साहब की मेहनत, उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ऑफिशियली रिकमेंड करता है, डिमांड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ भारत के लिए। अगस्त आफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को प्लेकेट करने के लिए यह बात स्वीकार करती है कि हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होगा। आगे चल के यही कैबिनेट मिशन प्लान और जुलाई और अगस्त का महीना 1946 इलेक्शन और लगभग 389 सीट्स का वो चुनाव निष्कर्ष होता है कि चुनाव होगा। 296 ब्रिटिश प्रोविडेंस के लिए, 93 प्रिंसली स्टेट्स के लिए बात होती है। इस इलेक्शन में एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट की अवधारणा रहती है दोस्तों, और चुनाव के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत और इलेक्शन 200 से ज़्यादा सीटें जीत के आती है कांग्रेस,
और ये प्रिंसली स्टेट हैं वो वॉकआउट कर जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के में शामिल होने के निर्णय से वॉकआउट करते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन होता है ब्रिटिश प्रोविडेंस के अकॉर्डिंग ही होता है। तमाम तरह की चर्चाओं के बाद 9 दिसंबर 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है और फ्रेंच प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए सदानंद सिन्हा जी को एक टेम्पोररी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 दिसंबर 1946 को मिलती है और हम अपने परमानेंट अध्यक्ष को चुनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एस.सी. मुखर्जी एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड बी.एन. राव एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की यात्रा शुरू होती है। कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में भारतीय प्रबुद्धजनों की खूब मेहनत इन्वॉल्व होती है। 8 मेजर कमिटीज़ और नंबर ऑफ माइनर कमिटीज़ के ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन और ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाय बी.आर. अम्बेडकर एंड 7 अदर मेंबर्स के द्वारा एक निष्कर्ष निकलता है और भारतीय संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार होता है। तमाम तरह की उद्बोधना और तमाम तरह के डिफरेंसेस के बावजूद भी वर्तमान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और हर एक जगह से एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर चुनाव होता है और संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और 26 जनवरी 1949 को जब हम अपने 26 नवंबर 1949 को वी गिव आवर सेल्फ एंड अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। और बहुत सारी ज़रूरत की जो कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं होती हैं वो देश में लागू हो जाती हैं। और बाद में हम 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण कॉन्स्टिट्यूशन को ऑपरेशन में लाते हैं। 26 जनवरी को चुनने का एकमात्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण यही रहता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की और ये तय किया कि आने वाले 26 जनवरी को हम पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, और ब्रिटिश हुक्मरानों की गुलामी के दौरान भी हिंदुस्तान ने जब अपना मन बना लिया तो 26 जनवरी 1930 को अपना पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। और इसी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के कारण हमने 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित कर दिया। गणराज्य घोषित होने का मतलब ये है कि भारत के देश का मुखिया भारत के लोगों के बीच से चुना जाएगा। वो न किसी जाति विशेष न किसी वंश विशेष का होगा, बल्कि एक सामान्य भारतीय, हर एक सामान्य भारतीय जो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो देश का प्रमुख होने के काबिल होगा। आज वर्तमान में कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं। आप जानते हैं उनकी कोई ऐसी विरासत नहीं जिसको कह सकते हैं कि इनहेरेंट क्वालिटीज़ के कारण वो हुए। यही गणराज्य का असली मतलब है दोस्तों। तो भारतीय संविधान और जब 26 जनवरी 1949 को फाइनली ड्राफ्टेड कंप्लीटेड हुआ तो उस समय हमारे संविधान में 8 शेड्यूल, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और देश का एक प्रियम्बल था। दोस्तों, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, इसके बारे में हम अलग से चर्चा भी करेंगे, लेकिन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो होता है वो प्रीफेस होता है, वो आइडेंटिटी कार्ड होता है दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टू लेट डाउन द फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में ट्रांसफॉर्म इनटू प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुआ दोस्तों। तमाम तरह की जिक्रों के साथ आपको बता दूं कि संविधान में वर्तमान समय में 72-73 सालों में जनवरी 2020 के अपडेशन के अकॉर्डिंग 104 संविधान संशोधनों के बाद आज वर्तमान में जो हमारे संविधान का स्वरूप है उसमें 25 पार्ट्स, 470 से ज़्यादा आर्टिकल, 12 शेड्यूल और प्रियम्बल है दोस्तों। और ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ये ऐसा इसलिए है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा विशेष है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सारी तरह की चर्चाओं को शामिल किया गया, जो अक्सर हर संविधानों में क्या होता है कि वो एक जो जनरल गवर्निंग लॉ होता है नेशनल, उसको कंसीडर करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पोर्शन को लेजिस्लेचर के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है, इसलिए हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में माना जाता है दोस्तों। तो संविधान में 25 पार्ट
और ये इतने सारे आर्टिकल्स, ये प्रोविजंस हमारे संविधान को सशक्त बनाते हैं दोस्तों। 12 शेड्यूल से दोस्तों, और लगभग 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधान को पढ़ने गढ़ने के बाद हमारा संविधान इस रूप में बन के आया। हमारे संविधान की बहुत सारी विशेष बातें और विशेष चर्चाएं होती हैं। इन चर्चाओं में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यही है कि ये हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही विशेष तरह का संविधान है। लगभग बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि संविधान 60 से ज़्यादा देशों को खंगाला गया, ऐसे खंगाला गया, यहाँ से ये ड्रॉ किया गया। तो इसका आज मैं बड़ा ही बेहतरीन तरीके से खंडन करता हूँ कि ये जो 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ का हमने वर्कआउट किया कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो ये एक आइडिया लेना था, लेकिन एक भी प्रोविज़न ऐसा नहीं था जो डायरेक्टली किसी कंट्री से हमने अडॉप्ट किया और साइन किया, उसको अपने यहाँ प्रैक्टिस में ला दिया। हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपने सिस्टम में इन्वॉल्व किया, डाला, लेकिन हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को अपने यहाँ नहीं डाला दोस्तों। हमने अगर प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में अमेरिका से संदर्भ लिया, फंडामेंटल राइट के लिए यूएसए से संदर्भ लिया, तो हमने अपने यहाँ जुडिशियल सुपरमेसी को सबसे ज़्यादा हावी नहीं किया। हमने सिंथेसिस इन्वॉल्व किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट सुपरमेसी और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशियल सुपरमेसी का, और बीच का रास्ता लाया दोस्तों। हमने जब फेडरल पॉलिटी को देखा और फेडरल पॉलिटी को अपनाया, तो कम्प्लीटली फेडरल पॉलिटी को हमने उस तरह से नहीं अपना लिया। हमारे देश का फेडरल पॉलिटी क्वासी फेडरल विथ सेंट्रल लीनिंग्स है। इसमें कहा भी जा सकता है कि वी आर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड मोर ट्रीटेड टू द सेंट्रल टेंडेंसीज, क्योंकि इमरजेंसीज के प्रोविजंस और सेंटर की पावर ये दिखाती है कि हम फेडरल पॉलिटी होने के बावजूद भी हमारा इंक्लिनेशन सेंट्रल पावर की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, ताकि ये देश की यूनिटी बनी रहे दोस्तों। संविधान एक परिचय में आपको मैंने बताया कि किस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, संविधान बना और तमाम तरह की अवधारणा आई। ये जो 25 पार्ट्स, 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, ये सब एक संरचना है संविधान का। इसी संरचना के अंतर्गत हमारे संविधान की व्यवस्था है दोस्तों। इसे और एक बात ये भी कही जाती है कि ये फेडरल पॉलिटी वाली बात होगी, सिंथेसिस ऑफ दी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एंड अमेरिकन जुडिशियल सुपरमेसी। इन तमाम अवधारणाओं से हमने देखा कि हमारा संविधान कितना सशक्त और कितना मजबूत बना। और आज जो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कुछ भी बदल दो। एक रिजिड होता है जिसको बदलने में बहुत सारी प्रक्रियाएं लगती हैं और इट इज़ रियली इम्पॉसिबल। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंथेसिस ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज वाई आफ्टर 73 years we have go through 104 constitutional amendment and reform the constitution as a more dynamic, more leveling document to rule the India towards progress, towards sustainability, towards a good, very better future, including we the people of India. तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी को ये कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ANG लॉ एसोसिएट्स के इस सोशल मुहिम न्यायिक जानकारी से सशक्त समाज के निर्माण को अपनी सपोर्ट जरूर दे दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।